हाइपरटेंशन की वजह से मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज नोट कर लें कि जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन। एक पेशेंट है, हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकल एलवीएच एलवीएच, वो क्या चीज है? वो ये है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ठीक है। तो उसके अंदर हार्ट का साइज, लेफ्ट वेंट्रिकल का इनलार्ज होने की वजह से अगर हार्ट का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? हार्ट डायस्टली नहीं कर पा रहा, वो इतना उसका वेंट्रिकल का साइज अपने नॉर्मल साइज से 2 to 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहा, उसे फिलिंग के लिए स्पेस ज्यादा नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ml फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टोर होना था, वो 100 ml की बजाय 50 या 60 ml स्टोर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कार्डिक आउटपुट कम हो रही है और उसकी वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो एडिशनल दो चीजें आती होती हैं वो याद रखने वाली है, वो ये है कि इसके अंदर पेशेंट को S4 मिलती है। S4 हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या मिलती है? S4। S4 क्या होती है? फोर्थ हार्ट साउंड, यानी इसमें गैलप आएगा विद S4 हार्ट साउंड्स। हार्ट फेलियर में S3 आती है, अगर S4 का कहीं पे भी लफ्ज में है तो आपके दिल में हाइपरट्रॉफिक आना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, ये एथलीट्स के अंदर हो सकती है, और उसके अंदर जो मेन पेशेंट को जो आपके पास मोस्ट कॉमन सिनेरियोज आते हैं ना, वो ये होता है कि एक यंग बच्चा था, यानी 20 years old मेल, रनर बाय प्रोफेशन, while running in school suddenly collapsed and died, ठीक है ना। उस पेशेंट को सडन कोलैप्स हुआ, वो डाइड हो गया, ठीक है ना। उसकी जो प्रीवियसली ये था कि उसको जब आपने यानी इस तरह इसके अंदर आपने एको की और उसके अंदर आपको जो है वो आपको कुछ फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर वही बात आ जाती है कि इसके अंदर दो बातें भी हमने बात की हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ये जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ हुक्म का हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी से हुक्म भी कहते हैं, ठीक है ना। हुक्म के अंदर मेनली क्या क्या चीजें होती हैं? हार्ट का साइज एनलार्ज होता है, डबल एपेक्स बीट होती है, S4 मिलता है, सडन डेथ की हिस्ट्री हो सकती है, या पेशेंट को इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइना और जो है वो हार्ट फेलियर की हिस्ट्री हो सकती है। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो आपने चीजें नहीं देखी, यानी जो करना है इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो क्या है? एको करनी है। इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? डायलिटिड के अंदर फर्स्ट लाइन थी ACRBs। डायलिटिड के अंदर क्या थे? ACRBs थे, बीटा भी थे, ये भी थे, लेकिन एस नंबर 1 पे थे। जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है उसमें बीटा ब्लॉकर्स आर द ट्रीटमेंट मोडेलिटी चॉइस। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर बीटा ब्लॉकर्स आर द बेस्ट थेरेपी। और जो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है उसके अंदर भी आपने याद रखना है कि जो डायूरेटिक्स हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर डायूरेटिक्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसमें डी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वो है बीटा ब्लॉकर्स। और दूसरा इसके अंदर भी हम इंट्राकार्डिक डिफिब्रिलेटर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं, और दूसरा इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे। अब हाइपरट्रॉफिक के अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, हाँ, डायलिटिड के अंदर एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस थी, वो थी एकोकार्डियोग्राफी। जो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है इसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन तो एको है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो कार्डियक कैथेटराइजेशन है। जिस तरह हमने पहले बात की थी वेल्वुलर हार्ट डिजीज की, उसमें एक हुक्म को ऐड कर लेंगे, हुक्म के अंदर भी जो मोस्ट एक्यूरेट है वो आपकी कार्डियक कैथेटराइजेशन है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आ सकता है कि सिस्टोलिक एंटीरियर जो सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन जो है SAM ऑफ द माइट्रल वाल्व की बात करते हैं कि जो माइट्रल वाल्व को अपनी प्रॉपरली प्लेस पे नहीं होता हुक्म के अंदर, तो उसमें जो मर्मर है वो सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन, यानी कि उसके अंदर हम ये मैं एग्जैक्ट इसकी आपको डिटेल जो है ना वो लेक्चर के बाद इसकी आपको एक मैं पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा। बस आप ये रख लें कि सिस्टोलिक एंटीरियर वॉल मोशन ऑफ नॉर्मैलिटी ऑफ द माइट्रल वॉल्व, अगर ऐसा कोई लफ्ज आपके ज़हन में आए तो आपके ज़हन में आना चाहिए कि ये हुक्म की क्लासिकल फीचर है। इसके अलावा आपको LVH होता ही है, बाकी इसके अंदर हाँ सर्जिकल मायोमेक्टमी कर सकते हैं अपने हार्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए। अदरवाइज इसके अंदर इनिशियल ट्रीटमेंट मैंने बीटा ब्लॉकर्स बताया और कॉन्ट्राइंडिकेटेड डायूरेटिक्स बता दिए। इसके बाद जो लास्ट रहती है वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव जो मायोपैथी है वो क्या होती है? रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी ये होती है कि पेशेंट्स जो हैं उनकी जो हार्ट है उसके मसल्स मिसअलाइंड होते हैं, यानी हार्ट एक नॉर्मली यूं कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूं, ठीक है। अगर एक प्रॉपर हार्ट के कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ इरेगुलरली मिसअलाइंड है, यानी उनकी अपनी प्रॉपर पोजीशन नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है ना प्रॉपरली रिलैक्स कर पा रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव
कार्डियोमायोपैथी, जिसमें हार्ट की ना सिस्टोलिक डिसफंक्शन है डायस्टोलिक, दोनों का डिसफंक्शन है, सिस्टोलिक भी है और डायस्टोलिक भी है। अब इसके अंदर मेनली स्ट्रक्चरल लेयर है, तो इसकी मोस्ट कॉमन क्या हो सकती है, जितने के अंदर भी प्रोटीन डेपोजिशन करने वाली डिजीज है, सार्काइडोसिस हो गई, अमाइलाइडोसिस हो गई, उसके अलावा हीमाक्रोमाटोसिस हो गई, ये ऐसी डिजीजेस जिनके अंदर जो है वो पेशेंट की हार्ट की डेपोजिशन होती है, यानी कि इसमें प्रोटीन या ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेपोजिशन होती है, वो डिसऑर्डर्स मोस्ट कॉमन याद रख लें। सार्काइडोसिस आप नंबर 1 पे याद रख लें, ठीक है। इसमें सारे हार्ट फेलियर के फीचर्स होंगे, राइट और लेफ्ट हार्ट फेलियर, यानी रेस, जेवीपी, कंजेस्टेड लिवर, एसाइटिस, पेडल एडीमा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सारा कुछ। लेकिन इसके अंदर जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की, वो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है। वो ये है कि एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी लेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि मसल्स मीसेलाइन है। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर याद रख लें कि इसके अंदर हमने मेनली वही करना है कि अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। अगर सार्काइडोसिस है उसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें, अगर अमाइलोइडोसिस है उसमें भी स्टेरॉइड्स दें, हीमोक्रोमाटोसिस है तो उसके लिए पेशेंट को जो आयरन चिलेटर्स वगैरह दें और उसको ट्रीट करें, ये इसका अंडरलाइन ट्रीटमेंट। और बाकी हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है डायरेटिक्स के साथ। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है हार्ट कार्डियोमायोपैथी की, वो मैं दोबारा से बताता हूँ। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ए बी डी तीनों चीजें करनी है, ठीक है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बाद आया था हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर डायग्नोस्टिक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या थी, एको। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या थी, कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या देना है, बीटा ब्लॉकर्स। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, डायूरेटिक्स, उसमें भी स्पाइरोनोलेक्टोन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। और डिजॉक्सिन भी नहीं देनी इसमें, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों होते हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है आपकी बायोप्सी, मसल बायोप्सी, कार्डियक मसल बायोप्सी। और मैनेजमेंट के अंदर हमने पेशेंट के अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, डायरेटिक्स वगैरह देने हैं। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अब लास्ट टॉपिक हमारा जो रह गया वो करने वाला, वो है आपकी पेरिकार्डियल डिजीजेस। उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस है। अच्छा, मायोकार्डाइटिस के अंदर पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मायोकार्डाइटिस के अंदर सिंपल जो है वो डायलेटेड हार्ट फेलियर वाले सारे फीचर्स आते हैं और इसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी होती है। मायोकार्डाइटिस के लिए बायोप्सी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें ईएसआर सीआरपी रेज होगा। बाकी आपको किसी न किसी और वायरल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। फिर पेरिकार्डियल डिजीजेस आ जाती हैं। पेरिकार्डियल डिजीजेस के अंदर जो है वो पेरिकार्डाइटिस है। पेरिकार्डाइटिस के सारे फीचर्स आप लोगों को माशाल्लाह सब कुछ आता है। सिर्फ आपसे थोड़ी बात करनी है कि मोस्ट कॉमन जो वायरल होता है, उसके अलावा ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। जो वायरल पेरिकार्डाइटिस है, यानी किसी तरह की भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो या पेशेंट को कोई ट्रॉमा टू द चेस्ट हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। अगर बैक्टीरियल का पूछा जाए तो उसके अंदर जैसे ओवरऑल मैंने जो आपको बात बताई है कि मोस्ट कॉमन वायरल होता है। पेरिकार्डाइटिस जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल होता है, लेकिन अगर बैक्टीरियल में आपसे सवाल है कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो आपका स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कनेक्टिव टिश्यू में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन जो कनेक्टिव